आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से मैकेनिज़्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में से है। ओके, तो जैसे पहले हमने स्टडी किया था कि ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन हो रही थी वो केल्विन साइकिल में हो रही थी, और ग्लूकोज को बनने के लिए ग्लूकोज की फॉर्मेशन से पहले हमारे पास जो डार्क रिएक्शन, जिसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है, और उससे पहले लाइट रिएक्शन जो जी स्कीम का जो सारा प्रोसेस था वो हमने पढ़ लिया था। अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अब क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज ब्रेक होने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जो ग्लूकोज ब्रेक होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है हमारे पास, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसका पूरा मैकेनिज्म है, डीप मैकेनिज्म है, जिसको हम स्टडी करेंगे। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, हमारे पास एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। जब भी हम कैटाबोलिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, और वो कौन सा मॉलिक्यूल है, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिलेंगे प्रोडक्ट्स में, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, इसी के साथ हमें वाटर मिल जाएगा और एटीपी मिल जाएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है और उसके प्रोडक्ट में एटीपी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं हमें। ओके, सो ये है इंट्रोडक्शन, जस्ट इंट्रोडक्शन के एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। और क्योंकि ये मैकेनिज़्म है तो ये डिफरेंट फेजेस में जो है कॉन्टिन्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फेज़ का जो नाम है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, और इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये पायरोवेट जो है ये क्या चीज़ है। ठीक है, पायरोवेट कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि पायरोवेट की फॉर्मेशन कैसे होती है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम दो फेजेस को कंप्लीट करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। और ये जो पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन है ये तो इसमें फर्दर क्रेब्स साइकिल भी होगा, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कंटिन्यू होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। तो ये किस में आ जाते हैं, किसके अंदर है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था, ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। स्पेसिफिकली किसकी ब्रेक डाउन हो रही है, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ओके, सो अभी हम क्या शुरू करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस शुरू करेंगे। ओके, ग्लाइकोलाइसिस के वर्ड को अगर हम देखें, ठीक है, तो लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। लाइसिस हमेशा क्या होती है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि कोई चीज़ टूट रही है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन में हमारे पास क्या होगा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फेज़ है इसको ग्लाइकोलाइसिस का जो फेज़ है, ठीक है, ये फर्दर इसके अंदर मज़ीद दो फेजेस होती हैं, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ होता है, दूसरा एटीपी बन रहा होता है दूसरे फेज़ में। लेकिन फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, एटीपी को इन्वेस्ट होना पड़ता है, एटीपी मॉलिक्यूल के। एटीपी मॉलिक्यूल खुद जो है फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करता है और एटीपी इन्वेस्ट होता है इस टाइम में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब सबसे पहला मॉलिक्यूल इस फेज में जो रिक्वायर है उसका क्या नाम है, ग्लूकोज है। ठीक है, सबसे पहला हम इसको हाईलाइट करते हैं, यस दिस वन, ये क्या है हमारे पास, दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये कैसे चेंज हो गया, इस स्टेप में क्या हुआ है, इस स्टेप में जो ग्लूकोज है वो एटीपी मॉलिक्यूल के साथ
रिएक्ट कर गया है, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल के साथ। ये रहा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके साथ रिएक्ट करने की वजह से क्या हुआ है कि फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ मिल गया है। इसके रिजल्टेंट में हमारे पास क्या बन गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अगर इसको हम कार्बन्स बना के शो करें तो किस तरह से होगा हमारे पास। लेट्स सपोज वी हैव कार्बन्स हियर, जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, दिस इज कार्बन नंबर 1। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो हम 6 कार्बन बनाएंगे, ठीक है, 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन बन गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन गए। अभी मैंने क्या कहा कि ग्लूकोज क्या करता है, एटीपी के साथ रिएक्ट करता है। ये रहा एटीपी। तो इसी प्रोसेस को हम फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोस्फोराइलेशन क्या प्रोसेस है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एटीपी, ठीक है। एटीपी के साथ रिएक्ट करने के बाद अब ग्लूकोज में फोस्फेट ऐड हो जाता है। इसमें पता चल रहा है ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन रहा है, ठीक है। तो अब हम फोस्फेट को ऐड करेंगे डायग्रामेटिकली भी, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि हम यहाँ क्या करेंगे, फोस्फेट को ऐड करेंगे टर्मिनल रीजन पे। टर्मिनल मतलब आखिरी कार्बन पे हम फोस्फेट को ऐड करेंगे इस तरह से। अब ये हमने कर दिया फोस्फेट ऐड, ठीक है। अब ये आखिरी कार्बन पे ऐड हो गया है, तो इसका मतलब अगर हम 1 2 3 कार्बन्स करें, ठीक है, इसको हम काउंट करें तो क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 है ना, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, और एंड दिस इज कार्बन नंबर 6, ठीक है, ये 6 कार्बन है। 6 पे फॉस्फेट ऐड हो गया है, तो ये क्या, अब क्या बन गया, ये ग्लूकोज में 6 कार्बन पे फॉस्फेट ऐड हो गया, तभी हम इसको बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो दिस इज क्लियर कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बन गया। अब ये जो प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का क्या कहलाता है, फोस्फोराइलेशन कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, फोस्फोराइलेशन है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब इसको दोबारा हम हाईलाइट करते हैं, ये थर्ड स्टेप हो रहा है हमारे पास किसका है, ग्लाइकोलाइसिस का। तो अब क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज का आइसोमर बन गया है जो कि फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज इज द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे जब भी हम आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे केमिकल नेचर मॉलिक्यूल्स का सेम रहता है, बस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद को रीअरेंज करते हैं। इसी वजह से क्या बन जाएगा, आइसोमर बन जाएगा, आइसोमरिज्म होगी यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है, आइसोमरिज्म। पहला फोस्फोराइलेशन, दूसरा आइसोमरिज्म। ओके, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, एक और फोस्फेट ऐड हो रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप में दोबारा से फोस्फोराइलेशन हो जाएगी। जब दोबारा से फोस्फोराइलेशन हो जाएगी तो हमारे पास फिर से क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ। पहले किसके साथ रिएक्ट किया था, ग्लूकोज के, ग्लूकोज और एटीपी रिएक्ट कर गए थे, ठीक है। अभी इस टाइम पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या मॉलिक्यूल बनाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को बनाएगा। इसको दोबारा हम हाईलाइट करते हैं, दिस इज नाउ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये कैसे बन गया है, इसको दोबारा हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। फिर से हम 6 कार्बन बनाएंगे और जो फॉस्फेट पहले से ऐड था, चलो इसी से ही हम कर लेते हैं। ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, सॉरी 6 कार्बन्स थे। 6 कार्बन्स में हमने फॉस्फेट को ऐड किया था कार्बन नंबर 6 पे। अब कार्बन नंबर 1 पे भी क्या होगा, एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐड हुआ, क्योंकि हमने कहा था कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से फॉस्फोराइलेशन करता है, एटीपी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट ऐड होगा। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 कहाँ पे है, ये रहा, दिस इज कार्बन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास एक फॉस्फेट ऐड होगा, ठीक है, यहाँ तक। ओके, अब देखें, बिस का मतलब होता है 2, ठीक है, बाई को भी 2 बोलते हैं, बिस इज ऑल्सो 2, 2 के लिए हम बिस यूज करते हैं, ठीक है। तो
फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का मतलब ये हुआ कि फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज का आइसोमर है, उसके दोनों साइड्स पे क्या लगे हैं, फॉस्फेट लगे हैं। दो साइड्स पे लगे हैं, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। और कौन कौन से कार्बन्स पे लगे हैं, वो भी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे लगे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कहा फोस्फोराइलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, फोस्फोराइलेशन के बाद हमने कहा आइसोमेरिज्म, फिर से हो जाएगी फोस्फोराइलेशन। ठीक हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट फेज क्या होगा कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ये दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग का नाम दिया जाता है, जिसमें जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो टूट जाता है। कैसे टूट रहा है, अब हमारे पास ये 6 कार्बन थे ना, ये 6 कार्बन 3-3 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 3-3 में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से 1 2 3 ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये एक ऐसे बन गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक होने की वजह से हमें क्या मिल जाएगा, 3-3 जो है ना कार्बन्स मिल जाएंगे। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल एक बन गया हमारे पास, दूसरा 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन गया, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो भी 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, और दो मॉलिक्यूल्स के नाम क्या है हमारे पास, एक का नाम है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द अनदर वन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें 3 कार्बन्स मौजूद हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 3 कार्बन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये ऐसे 6 कार्बन 2 में टूट गया। ये क्यों टूट रहा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज जो है वो टूट रहा है, लाइसिस हो रही है ग्लूकोज की, तो ये ऐसे टूट रहा है, ग्लूकोज 3-3 कार्बन्स में ब्रेक हो रहा है। ओके, सो अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि ये जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। जैसे शुरू में अभी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसी तरह ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। ठीक है, अब जब ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो जो चेंजेस ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हो रही हैं, सेम यहाँ पर भी होंगी, 2 दफ़ा होंगी। ठीक है, 2 दफ़ा होंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ हमारे पास एक और बन गया है ना, दोनों 3 कार्बन कंटेनिंग है, दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो जो चेंजेस आएंगे आगे फर्दर, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में, वही चेंजेस दूसरे साइड पर भी होंगी, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। इसीलिए बुक में भी जब भी आप पढ़ोगे, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2, मतलब साइड पे 2 लिखा हुआ मिलेगा। 2 का मतलब ये है कि ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे भी यही चेंजेस आ रही हैं, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है जो इसी का आइसोमर है, वहाँ पे भी वही प्रोसेसेस सेम हैं, इस वजह से यहाँ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या हो जाएगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी यूटिलाइज होगी फॉस्फेट को ऐड करने में। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है अगेन, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में सेम हो रहा है, लेकिन हम एक दफ़ा कर रहे हैं, साइड पे 2-2 लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको कौन रिसीव कर रहा है, NAD प्लस मॉलिक्यूल रिसीव कर रहा है। NAD प्लस क्या करेगा, यहाँ से ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन को रिसीव करेगा, और ये NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है,
ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाती है ये प्रोसेस। क्यों ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन लॉस होता है उसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं ना। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल बन जाता है वो फर्दर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उसके अंदर होता है, जिसमें हाइड्रोजन ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और इस वजह से जैसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है और NADH की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। और वो एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या हो जाता है कि फॉस्फेट ऐड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फेट अब ऐड होगा तो जाहिर है अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ था, एक और फॉस्फेट आ रहा है, ठीक है। तो जब एक और फॉस्फेट आएगा तो अब ये फिर से क्या बन जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा, क्योंकि दो साइड पे फिर से फॉस्फेट आ गया। और जब भी दो साइड्स पे फॉस्फेट आए तो क्या हो जाता था, बिस कहलाता था वो, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स मैंने पहले ही बताया है दो साइड्स पे, क्योंकि दो आइसोमर्स बन गए थे ना, तीन तीन मॉलिक्यूल्स के, इसीलिए दो लिखा हुआ है, ठीक है। चले हम इसको जो है ना कार्बन्स ड्रॉ करके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 3 कार्बन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 कार्बन्स हैं, ठीक है। हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बना रहे हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बना रहे हैं, ठीक है। अब इस पे हम 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3। ये जो कार्बन नंबर 3 है इस पे क्या ऐड हो रहा है, फॉस्फेट ऐड है, ठीक है, फॉस्फेट ऐड हुआ है यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे। अब NADH बनने की वजह से ना, मतलब एनर्जी ब्रिंग फॉस्फेट, एनर्जी कहाँ से आई, जैसे ही NADH बन गया तो एनर्जी रिलीज हो गई, और उसी एनर्जी ने क्या किया, फॉस्फेट को यहाँ पे लेके आया, ठीक है, वो एनर्जी लेके आया एक्चुअली, ठीक है, फॉस्फेटेड हो गया। अब देखो फिर से वही हो गया कि दो साइड्स पे फॉस्फेट लग गया, जिसकी वजह से हम बोलेंगे बिस फॉस्फेट। दैट इज वाई नाउ दिस मॉलिक्यूल इज 1,3 बिस फॉस्फेट, ठीक है। अब इसका पूरा नाम क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट जो है हमारे पास, ठीक है। अब इसके पास फॉस्फेट है, अब ये फॉस्फेट क्या होगा, फॉस्फेट रिएक्ट करेगा ADP के साथ, अब जाकर के ATP बन जाएगा। पहले ATP इन्वेस्ट हो रहा था, अब ATP बनने जा रहा है, ठीक है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस ATP को किसने बनाया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट ने बनाया, ठीक है, ATP को, ठीक है। तो ATP की फॉर्मेशन हो गई, और ये जो ATP है ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फेट आ गया, जिसकी वजह से ATP की फॉर्मेशन हो गई। तो इसी प्रोसेस को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है, इसकी वजह से ATP की फॉर्मेशन हुई है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, यानी कि द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट, ठीक है। अब क्योंकि फॉस्फेट अब ADP के साथ कंबाइन हो गया है, जो मतलब यहाँ पे एक जो फॉस्फेट था, ठीक है, ये वाला फॉस्फेट, ये इसने किसके साथ रिएक्ट किया, ADP के साथ रिएक्ट किया है। तो अब कौन सा बच गया, ये कार्बन 3 वाला, कार्बन नंबर 3 पे जो फॉस्फेट था वो ये बच गया, ठीक है। ये जो था ये ADP के साथ रिएक्ट करके ATP बना लिया है इसने, ठीक है, ADP के साथ रिएक्ट कर गया ये। अब ये जो अब अपकमिंग जो मॉलिक्यूल है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट तो ATP बना लिया इसने, ठीक है। अब ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया, ठीक है।
अब ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, यहाँ पे इस फॉस्फेट की रीअरेंजमेंट हो जाती है, यानी कार्बन नंबर 3 पे ये जो फॉस्फेट है ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है, शिफ्टिंग हो जाती है। होने के बाद अब ये क्या बन जाता है, हमारे पास 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है, शिफ्टिंग होने की वजह से 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट और नेक्स्ट में क्या है, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। ये इजी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बस जस्ट शिफ्टिंग हो जाती है फॉस्फेट की। नेक्स्ट में क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और ये वाटर रिमूव होने को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर रिमूव हो रहा है, सो दिस प्रोसेस विल बी डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इस वजह से लिखा हुआ है, अगेन 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 6 मॉलिक्यूल्स 2 में डिवाइड हुए थे, 3 3 करके, इस वजह से। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट है, क्योंकि वाटर रिलीज हुआ है, तो अब ये जो नेक्स्ट अपकमिंग मॉलिक्यूल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोस्फोइनोल पायरोवेट बोलेंगे, फोस्फोइनोल पायरोवेट। अब इस फोस्फोइनोल पायरोवेट में भी एक फॉस्फेट मौजूद है। अब ये फॉस्फेट भी फर्दर एटीपी को बनाएगा एडीपी के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। ऐसे अब लास्ट फेजेस में हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये एटीपी भी चला गया एटीपी बनाने के लिए, टर्मिनल रीजन पे जो एटीपी मौजूद था, और जो फर्स्ट कार्बन पे था उसने भी क्या किया, एटीपी की फॉर्मेशन की। ऐसे लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाता है, पायरोवेट बन जाता है। सो दिस इज द एंड, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की ये एंड है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पायरोवेट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। हाईलाइट करके फिर से हम दूसरे जो सेकंड फेज में हमने स्टेप्स जो सीखे हैं उनको दोबारा हम रिपीट करते हैं। शुरू में हमने स्प्लिटिंग देखी थी, ठीक है। स्प्लिटिंग में हमने देखा था कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया था, ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया था, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन गया था। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया था, और दोनों में जो है ना चेंजेस हो जाएंगे, यानी दोनों में ऑक्सीडेशन होगा, दोनों में डिहाइड्रेशन होगा, आइसोमर्स बनेंगे दोनों में, तो इसीलिए 2 मॉलिक्यूल लिखा जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में फॉस्फेट एक एड होगा एनर्जी की वजह से, और फिर उसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा, फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ कार्बन नंबर 3 जो है, कार्बन नंबर 2 जो है, दोनों पे जो फॉस्फेट है वो इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के बाद क्या बना था हमारे पास, फोस्फोइनोल पायरोवेट बना था, ठीक है, और लास्ट क्या है, पायरोवेट है। ऐसे हमारे पास क्या हो गई, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गई। ओके, सो जो नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। देखें, ये जो लास्ट में हमारे पास पायरोवेट बन गया है, पायरोवेट अब फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अब पायरोवेट में फर्दर चेंजेस आ जाएंगे, ये जो पायरोवेट बन गया है, ठीक है, पायरोवेट में फर्दर चेंजिंग आएगी, और वो नेक्स्ट फेज कहलाता है, और वो क्या फेज है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, यानी कि पायरोवेट में मज़ीद ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है, पायरोवेट में फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पायरोवेट मॉलिक्यूल है, दिस इज 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये कहाँ पे बनता है, साइटोसोल में बनता है, ठीक है, जो कि फ्लूइड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो पायरोवेट मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाता है, ये फर्दर कहाँ इंटर कर जाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल में इंटर करता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको इंटर होने के लिए मॉलिक्यूल्स मदद करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड दे आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करेंगे, इस पायरोवेट को ट्रांसपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब जैसे ही पायरोवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, अब जाहिर है वहाँ पे भी रिएक्शंस जो है ना कंटिन्यू हो जाएंगे,
ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने से पहले मतलब कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। रिएक्शन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है, मतलब तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। और ये लिंक रिएक्शन इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये जो है आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में ये एक लिंक क्रिएट करता है, एक पाथवे क्रिएट करता है, ठीक है। पाथवे ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, ये एक ऐसा रास्ता है, किसमें है ये, एरोबिक रिस्पायरेशन में है, that occurs inside the mitochondria with that occurs outside the mitochondria, यानी कि एक लिंकेज है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। ये हमने जर्नल इंट्रोडक्शन देखा। अब इसको हम लोग जो है ना फर्दर डिटेल में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे होगी, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कैसे होगी। पायरुवेट इज 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस का बाय प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे डिटेल में है कि पायरुवेट में ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगी। तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन का सबसे पहला जो स्टेप है वो है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ये जो डी कार्बोक्सिलेशन है इसमें क्या होगा, नाम से ही जाहिर है, कार्बोक्सिलेशन यानी कि जो CO2 मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है। कहाँ से निकल रहा है, पायरुवेट से निकल रहा है। अब जैसे ही CO2 मॉलिक्यूल पायरुवेट से निकलेगा, देखें पायरुवेट क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। और अभी हमने अभी स्लाइड्स में रिसेंटली पढ़ा हुआ है कि ये कैसे बना है, पायरुवेट ग्लूकोज के टूटने से बना है ये, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जो है ना जाहिर है ये अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मैंने जस्ट इसमें 3 कार्बन्स मिलाए हैं, आगे हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे। इससे CO2 रिलीज हुआ है, जैसे ही CO2 रिलीज होगा तो जाहिर है अब ये पायरुवेट तो नहीं रहेगा ना, अब ये चेंज हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे ये एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, इस तरह से कि इसमें जो है CO2 जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, वो रिलीज हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, एसिटल एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, एसिटल एल्डिहाइड। ओके, सो इन दिस वे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है वो ऐसे कॉन्टिन्यू होता है, ठीक है। अब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में ये देखा कि सबसे पहले पायरुवेट से CO2 रिलीज हो रहा है, रिलीज होने के बाद क्या बन गया, हाईलाइट करते हैं हम, एसिटल एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब इस एसिटल एल्डिहाइड से फर्दर एक चीज़ रिमूव हो जाती है, उसका क्या नाम है, हाइड्रोजन। और अब ये रिमूव होता है हाइड्रोजन, तो इसको रिसीव करने के लिए एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का नाम है NAD+, ठीक है। दिस इज द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिसीव करता है, ठीक है। अब ये जो एसिटल एल्डिहाइड है, ठीक है, इस एसिटल एल्डिहाइड में क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये पहले भी हमने स्लाइड्स में अभी पढ़ा हुआ है कि जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी हुई है, ऊपर हमने पढ़ा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के, ये रहा इस स्टेप में, देखें ये जो हमारे पास NAD था, ठीक है, NAD+ था, ठीक है, इसने क्या रिसीव किया था, हाइड्रोजन को रिसीव करके NADH बन गया था, ठीक है। यहाँ पे ये तो रिड्यूस हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये जो ग्लाइसरल ट्रीफॉस्फेट है ना, इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्लेश डिहाइड्रोजनेशन, मीन्स हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटल एल्डिहाइड, द अनदर molecule which will form is called acetyl,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से अब ये क्या कहलाएगा, एसिटाइल कहलाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से शुरू में रिमूव हुआ था ना, जाहिर है अब ये कार्बन भी रिमूव होता है साथ में। ठीक है, तो अब जो रिजल्टेंट में हमारे पास मोलिक्यूल बनता है वो 2 कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल बनता है, जिसको एसिड एंड 2 कार्बन कंटेनिंग होता है ना, एसिटाइल। तो इस तरह हमारे पास 2 कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल बनेगा, ये मैंने रफली बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह अब हमारे पास एक तो एसिटाइल मॉलिक्यूल बनेगा, दूसरा NADH बनेगा। और अभी NADH कैसे बन रहा है वो हमने अभी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, और उसको हम पिक्टोरियल भी देखेंगे। ठीक है, NADH भी बनेगा। NADH इसलिए बनता है ना कि जो एसिटाइलडिहाइड है ना, उधर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। अब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट NAD प्लस जैसे ही करेगा तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो NADH बनेगा। ठीक हो गया। अब ये जो एसिटाइल बन गया ना, दिस इज एसिटाइल एक्चुअली। ठीक है, एसिटाइल में को एंजाइम ऐड होगा। ठीक है, एसिटाइल में क्या ऐड होगा, को एंजाइम ऐड होगा, को एंजाइम A स्पेसिफिकली, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, एसिटाइल को ए बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये को एंजाइम ऐड होने के बाद ये क्या बन जाएगा, एसिटाइल को ए बन जाएगा। ठीक है, अब हम इन मॉलिक्यूल्स को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले था हमारे पास पायरोवेट, पायरोवेट चेंज हो गया एसिटाइल एल्डिहाइड में CO2 के रिमूव होने से। फिर इधर से जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसको NAD प्लस ने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से NADH बन गया। और इसी प्रोसेस को हमने ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन का नाम दिया। अब फिर एसिटाइल जो है, जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग बन गया CO2 के रिमूव होने की वजह से। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, फिर लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल बन जाएगा। एसिटाइल और एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा NADH, रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये एसिटाइल फर्दर एक को एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाता है, एंड दैट को एंजाइम इज को एंजाइम A। जैसे ही को एंजाइम A के साथ कंबाइन हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल को A बन जाएगा। ओके, इन दिस वे, ये इस तरह से देखें, ग्लाइकोलाइसिस से इस तरह से मॉलिक्यूल चेंज होते हुए आए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट जिसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट को फिर से समराइज करेंगे। ऐसे हम लोग जो है ना एरोबिक रिस्पायरेशन के 2 फेजेस को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखें ये क्या है हमारे पास, दिस इज पायरोवेट, जो मैंने कहा था कि 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये है इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ये है। ठीक है, ये हमारे पास पायरोवेट है। कितने कार्बन कंटेनिंग है, 3 कार्बन, 1 2 एंड दिस इज 3 कार्बन कंटेनिंग। यहाँ से शुरू में हमने कहा था CO2 रिलीज हो जाएगा। ये देखें, ये CO2 क्या हो रहा है, रिलीज हो जाएगा। यहाँ से CO2 रिलीज हो रहा था। अच्छा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था और एक को एंजाइम ऐड हो रहा था। को एंजाइम ये रहा, दिस इज को एंजाइम को एंजाइम ऐड हो गया और ऑक्सीडेशन हो रही थी ना, ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को किसने एक्सेप्ट किया था, NAD प्लस ने। इसकी वजह से क्या प्रोडक्ट बना था, NADH। ठीक है, तो इसी तरह ये सेकंड फेज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी पायरोवेट के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इसको हम हाईलाइट करते हैं फिर से। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, ओके। अब फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर एडिशन ऑफ एसिटाइल को ए भी हो गया, अच्छा ऑक्सीडेशन भी हो गई, CO2 भी रिमूव हो गई, इसी तरह लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल को ए बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट में ऑक्सीडेशन से मुराद हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाना। सो दिस इज द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक एज वेल। थैंक यू।